हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका केमिस्ट्री की इस अद्भुत दुनिया में। मैं हूं आपका अपना डीजी सर और आज आपके लिए लेकर आया हूं पीरियोडिक टेबल के पीवाईक्यूज। इससे पहले हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हमने एक बार डिस्कस किया है। एक बार हम इस पीवाईक्यू सेशन को भी अटेम्प्ट करके देखते हैं कि पिछले सालों में किस टाइप के क्वेश्चंस अब तक एग्जाम में आए हैं और उन्हें हमें कैसे तैयार करना चाहिए। एक बार पूरे चैप्टर का अगर हमें रिवीजन करना है तो हमेशा हमें पीवाईक्यू कर लेना चाहिए ताकि हमें क्या पता चलता है उससे कि ट्रेंड्स पता चल जाते हैं कि इस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन अब तक आए हैं या किस टाइप के क्वेश्चन हमारे आने वाले एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ इस पीवाईक्यू सेशन की जर्नी के लिए? चलिए शुरुआत करते हैं पीवाईक्यू सेशन पीरियोडिक टेबल। तो बच्चों आज का पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बड़े सिंपल आए हैं। AIEEE 2003 में ये क्वेश्चन आया कि अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लॉ एलिमेंट द वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन रिलेटेड टू देयर। तो यहाँ पे चार नाम दिए गए हैं: न्यूक्लियर मास, एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन नंबर एंड एटॉमिक मासेस, ऐसा दिया हुआ है। तो आपको याद होना चाहिए कि जो भी पीरियोडिक टेबल होती थी उसके अंदर हम एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम अरेंज करते हैं, है ना। एटॉमिक नंबर जो मोसलेस का लॉ था वो भी यही कहता है कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, वो डायरेक्टली रिलेट होती हैं किससे? एटॉमिक नंबर से। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ही अरेंज किया गया है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? एटॉमिक नंबर होना चाहिए। फिर देखो अगला प्रॉपर्टी क्या है, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पे। तो आपको क्या करना है, पता करना है कि कहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर देखेंगे, ये देखो नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन हम दे दिए तो ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा कहीं ना कहीं एटॉमिक नंबर 2 ही एलिमेंट के दिए हैं, ठीक है कोई बात नहीं। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 और एक उसको दे देंगे तो हो गया 10। सोडियम के पास 11 में से एक उससे ले लिया, हो गया 10। मतलब ये स्पीशीज तो हो गए हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, लेकिन एल्यूमिनियम का तो 13 है। अगर ये मैच भी करेंगे तो ये मैच नहीं हो रहा है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है और ब्रोमीन का यहाँ पे 35 दिया है, तो मैच नहीं कर रहा है, ये भी मैच नहीं कर रहा है। सोडियम का एटॉमिक नंबर था 11, एक दे दिया तो बचा कितना? 10। और यहाँ पे कैल्शियम का 20 एटॉमिक नंबर 2 दे दिया तो 18 बचा, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। ऑब्वियस है ना। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में, अच्छा ये क्वेश्चन क्या है, अभी ये सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को हम मल्टीपल करेक्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सवाल बदल देंगे कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ऐसा भी सवाल आ सकता है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ चेक करते हैं कि ऑर्डर इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या दी गई है? इंक्रीजिंग आयनिक साइज। तो नेगेटिव चार्ज बढ़ता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगी और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस कम हो जाएगी। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये रेडियस बड़ा होगा, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। तो ये तो करेक्ट होना चाहिए इसका ऑर्डर। फिर सेकंड वन में देखें तो ऑक्सीजन, ये आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है। अगर हम इन चारों एलिमेंट में देखें तो बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है कार्बन की, और उससे ज़्यादा थी ऑक्सीजन, और उससे ज़्यादा है नाइट्रोजन। याद करो, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से नाइट्रोजन एक एक्सेप्शनल आयनाइजेशन एनर्जी शो करने लग जाता है इन केस ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो नाइट्रोजन की ज़्यादा आनी चाहिए। तो ये तो ऑर्डर गलत आ रहा है। फिर ये बोल रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो एक्सेप्शनली क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। कल फिर बाहर आई, ये आना चाहिए ऑर्डर, तो ये करेक्ट ऑर्डर है। फिर ये मेटेलिक रेडियस बोले या आयनिक रेडियस बोले, या सॉरी मेटेलिक रेडियस बोले या एटॉमिक रेडियस बोले, सेम थिंग। ऊपर से नीचे जाने पर ग्रुप में रेडियस बड़ी होती है, तो ये भी करेक्ट है। तो मतलब इनकरेक्ट तो ये है, तो आंसर हमारा सेकंड होना चाहिए। सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि इनकरेक्ट ही पूछा गया है। सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज एम्फोटोरिक कैरेक्टर। इनमें से कौन से ऑक्साइड एम्फोटोरिक कैरेक्टर के होते हैं? तो कुछ इंपॉर्टेंट एम्फोटोरिक कैरेक्टर वाले ऑक्साइड्स मैंने आपको लिखवा के दिए थे, याद करो एक बार। मैंने बताया था बेरिलियम याद रखना, Al2O3 याद रखना। इसके बाद आपका टीन के 2 ऑक्साइड SNO और SNO2, ये भी एम्फोटोरिक होते हैं। फिर लेड के 2 ऑक्साइड PbO और PbO2, ये भी एम्फोटोरिक होते हैं। इसके अलावा आप जिंक का एक ऑक्साइड है वो भी याद रख सकते हैं। दीज आर द इम्पॉर्टेंट एम्फोटोरिक ऑक्साइड। तो ये एम्फोटोरिक ऑक्साइड्स का मैच है। तो यहाँ पर हमें एक ही मैच पता करना है, तो ये तो बेसिक ऑक्साइड है, ये एसिडिक ऑक्साइड है,
ये एसिडिक ऑक्साइड है और ये हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और जब प्रैक्टिस करें तो सिर्फ आंसर टिक करने की जल्दबाजी ना करें, उससे हम बाकी चीज़ों को भी प्रैक्टिस करें कि इनमें से बाकी सब क्या हैं, वो एसिडिक कौन है, इसमें बेसिक कौन है, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो। क्योंकि सवाल इस बार एम्फोटेरिक का आया है, ज़रूरी थोड़ी कि हर बार एम्फोटेरिक का है। विच सेट बेसिक है, कौन सा एसिडिक है, ऐसा भी आ सकता है। तो बाकी को भी पहचानना सीखना है हमें, उसी क्वेश्चन को हमें प्रैक्टिस ऐसे ही करना है। फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर प्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इंक्रीजिंग बेसिक नेचर। तो मैंने क्या बोला था, देखो बेसिक नेचर किस पे डिपेंड करता है, पहले तो इनको पहचानते हैं कि ये कौन कौन से एलिमेंट है। देखो यहाँ पे एक तो मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम दिख रहा है। एक तो ये सोडियम का ऑक्साइड है यहाँ पर, एक पोटेशियम का ऑक्साइड है, फिर एक आपके पास मैग्नीशियम का ऑक्साइड है और फिर एक एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाएंगे मेटेलिक कैरेक्टर कम होने लगेगा। मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा तो उनके ऑक्साइड का बेसिक कैरेक्टर भी कम होने लगेगा। और ऊपर से नीचे जाने पर भी मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो जैसे जैसे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे ऑक्साइड का बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, नंबर 1। या इसको ऐसे भी सोचेंगे, लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती है, इसलिए ऑक्साइड का बेसिक कैरेक्टर, यहाँ पे बेसिक की बात हो रही, कम होता है। तो सबसे अच्छा बेसिक इन तीनों में तो ये हो गया और इन दोनों में ये हो गया, तो ये करेक्ट ऑर्डर आना चाहिए। मतलब सबसे अच्छा हो गया K2O, उसके बाद हो गया Na2O, उसके बाद हो गया MgO और सबसे कम हो गया Al2O3। ये ऐसे हमें देखना चाहिए। अगर हम चाहें तो एक चीज़ ध्यान में रखें कि लेफ़्ट से राइट जाने पर हमारा बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड कम हो रहा है, बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड कम हो रहा है। तो हम याद रखने के लिए देखो, हमारे पास सोडियम है Na2O, सोडियम के बाद है MgO, MgO के बाद है Al2O3, Al2O3 के बाद है सिलिकॉन का ऑक्साइड, सिलिकॉन के बाद है फास्फोरस की ऑक्साइड P2O3 या P2O5 वाला ले लेते हैं 5, और उसके बाद है SO3 और उसके बाद है Cl2O7। ये बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर है। तो अपोजिट हो जाएगा एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर। एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है ना, यू शुड लर्न इट, यू शुड रीड इट, यू शुड अंडरस्टैंड इट, सब होना चाहिए आपके पास। तो बच्चों बताओ सबसे बड़ा बी, फर्स्ट ही आंसर आ गया है। तो बहुत ही बढ़िया बात है। आराम से धीरे धीरे आहिस्ता टाइम लेके समझिए, करिए, ऑर्डर भी लिखिए। सिर्फ आंसर को टिक मत लगाइए, आंसर टिक हो गया सर, आंसर आ गया, आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि ये प्रैक्टिस भी चल रही है, रिवीजन भी चल रहा है, तो सब चीज़ें सीखते सीखते आगे बढ़िए, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो तकलीफ ना आए। PYQ करने का मकसद ये नहीं कि ये आते हैं या नहीं आते, ये चेक करना, ये भी चेक करना है कि सारे कॉन्सेप्ट आते हैं कि नहीं ढंग से हमें। द इफेक्ट ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इन द लेंथेनाइट सीरीज ऑफ द एलिमेंट बाय द लार्ज मीन्स इंक्रीज इन बोथ एटॉमिक एंड दिस। जैसे हम लेंथेनाइट सीरीज़ की बात करते हैं, मतलब हम जा रहे हैं सीरियम से लेके लुटेटियम की तरफ जाते हैं, लेफ़्ट से राइट जाते हैं, तो Z इफेक्ट बढ़ने लगता है, Z इफेक्ट बढ़ने लगता है और शील्डिंग इफेक्ट कम होने लगता है। शील्डिंग इफेक्ट कम होता है क्योंकि पुअर शील्डिंग होती है। किसकी पुअर शील्डिंग है यहाँ पे, पुअर शील्डिंग है यहाँ पे, पुअर शील्डिंग है 4f इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग है, जिसकी वजह से अटोमिक रेडियस और आयनिक रेडियस दोनों डिक्रीज होती है। तो डिक्रीज इन अटोमिक रेडियस एंड डिक्रीज इन बोथ अटोमिक रेडियस एंड। इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन आपके यूँ समझ लीजिए कि अगर एग्जाम में आ गए तो आप आराम से उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, ज़रूर बनेगा आपसे क्वेश्चन, क्योंकि पढ़ाया भी तो आपको गोयल सर ने है। तो पढ़िए, समझिए, करिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज सिमिलर टू, तो इनमें से देखो एल्यूमिनियम जो होता है ना, उसकी एक रिलेशनशिप याद करो, किससे होती थी, बेरिलियम से। दैट इज़ डायगोनल रिलेशनशिप। इसे क्या कहते थे, डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशन। इसमें का कारण क्या होता है, इसकी और इसकी आयनिक रेडियस लगभग बराबर होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लगभग बराबर होगी। इसी वजह से इनकी कुछ केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर हो जाती। इसी रिलेशनशिप को हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। ऐसा ही रिलेशन हमें कौन देता है, लिथियम देता है मैग्नीशियम के साथ। लिथियम और मैग्नीशियम भी दिस काइंड ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप देते हैं। इसके पीछे भी यही रीज़न है। तो इसका सिमिलरिटी किसके साथ होगा, बेरिलियम के साथ। फिर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। देखो यहाँ पर ये कुछ सीरियम, यूरोपियम और होलोनी, ये तो जो दिख रहे हैं ये तो आपको लेंथेनॉइड्स दिख रहे हैं, तो बहुत नीचे है ना, ये आपकी 4f सीरीज़ में, जबकि ये तो सेकंड पीरियड में है नाइट्रोजन। तो आई थिंक कि नाइट्रोजन तो सबसे छोटा होना चाहिए एलिमेंट,
है ना। और वहीं पे अगर हम एटॉमिक रेडियस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो फिर सीरियम, सीरियम से पीछे आएगा यूरोपियम, है ना। इसके लिए आप वो ट्रिक बोल सकते हैं, सीमा प्रियंका एंड पम्मी सिमी, सीमा प्रियंका एंड पम्मी सिमी यूरोप गए तब डायरिया हुआ, हुआ आया हुआ, और ये फिर नाइट्रोजन आ गया। तो आई थिंक आंसर इसका थर्ड होना चाहिए। सिंपल है, प्रैक्टिस करो आप। द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से चले तो ये देखो, ये कौन से ग्रुप के मेंबर हैं, पहले देखो इसको, ये ग्रुप में है या पीरियड में है, ध्यान से देखो। पहले वाले के केस में देखेंगे तो ये ऑक्सीजन फैमिली के, ऑक्सीजन फैमिली का ऑर्डर क्या होता है, सनम, सेलिना, तेरा प्यार, ओ। तो अगर इन दोनों की बात करें तो सेलेनियम की ज़्यादा है, टेल्यूरियम की कम है। ये बोल रहा है टेल्यूरियम की ज़्यादा है, सेलेनियम की कम है, तो ये तो रॉन्ग है। करेक्ट पूछा है। फिर ये कौन सी फैमिली में है भैया, ये पीरियड में है, गैलियम से जर्मेनियम की तरफ जा रहे हैं, गैलियम से जर्मेनियम जा रहे हैं, मतलब गैलियम देन जर्मेनियम देन आगे बढ़ेंगे तो ये आर्सेनिक देन आगे बढ़ेंगे, इस तरह से आएगा ये। तो गैलियम से जर्मेनियम ज़्यादा है, ये पीरियड वाले हैं, तो गैलियम से जर्मेनियम ज़्यादा है, ये 13th ग्रुप है, ये 14th ग्रुप है, ये 15th ग्रुप, ऐसे आना चाहिए। फिर तीसरा कौन है, सिलिकॉन एल्यूमिनियम वाला। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, ये भी पीरियड में, सॉरी पीरियड में है ये, तो ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से ज़्यादा सिलिकॉन, से ज़्यादा फास्फोरस से ज़्यादा, और आगे जाएंगे सल्फर, देन क्लोरीन, ऐसे आएगा ये। तो एल्यूमिनियम से ज़्यादा है सिलिकॉन, एल्यूमिनियम से ज़्यादा सिलिकॉन है, तो ये तो गलत दिख रहा है मुझे यहाँ पे। और फिर आ रही है फास्फोरस और सल्फर, तो फास्फोरस और सल्फर में सल्फर की ज़्यादा होनी चाहिए, ये बोल रहा है फास्फोरस की ज़्यादा, तो ये भी मुझे रॉन्ग ही लग रहा है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड आंसर होना चाहिए। क्या मज़े की बात है ना। प्रैक्टिस करना है, बस हमें प्रैक्टिस करना है, और ऐसा मत सोचिए तो आसान है। ऐसा ना हो जाए कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हमने ये लेक्चर अटेंड नहीं किया, छोड़ दिया, आलस कर दिया। ये जो लास्ट में जो आलस आता है ना एग्ज़ाम से पहले कि अब तो सब हो गया है, सिलेबस हो गया है, अब रिवीजन की क्या ज़रूरत, बस यही ओवर कॉन्फिडेंस हमें ले डूब सकता है। हमने 1.5-2 साल अच्छे से मेहनत की है, लास्ट में अंत में जाकर ही हमें क्या करना पड़ता है, एकदम पैशन शो करना पड़ता है ना। कभी कभी लगता है अब नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर हम तैयारी करेंगे, प्रॉपर पॉजिटिव वे में तैयारी करेंगे, हम सारा रिवीजन करेंगे, हम ये मिशन 111 जो हमारा चल रहा है प्रोग्राम, इसको अगर हम रेगुलरली अटेंड ही कर लें, और अगर हमारे पहले कभी तैयारी नहीं भी हुई तो ये भी हमें क्या करके देगा, बहुत सारा रिवीजन करके देगा। थोड़ा बहुत हमें क्या करनी है, बस अपने आप को संभालना है कि नहीं मुझे करना है, मुझे करके ही दिखाना है। अब तक मैंने नहीं किया लेकिन मुझे करना है, जो गलतियाँ मेरे से पहले हुई है अब मैं उसे सुधार लेता हूँ, अभी भी टाइम है हमारे पास, है ना। कोई भी समय की शुरुआत करो आप, जब जागो तब सवेरा है ना। कुछ ना कुछ लर्न करके जाओगे, कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। रिजल्ट क्या आएगा आई डोंट नो, रिजल्ट कितना आएगा आई डोंट नो, लेकिन मेहनत कितनी हो पाएगी, जितनी हम कर पाएंगे वही हमारे काम में आएगी फ्यूचर में। तो मेहनत तो करें, मेहनत तो हमारे हाथ में मेहनत करना है। ये क्या दे रहा है बेटा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। बेसिकली तो ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है अब यहाँ आया है तो अपन बता देते। देखो ऊपर से नीचे देखो, बात है बोरॉन फैमिली की, तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। अब आपको याद होगा मैंने एक इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात की थी। वो जो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है ना, वो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, ड्यू टू किसकी वजह से होता है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो यहाँ पैदा होता है वो, तो ड्यू टू D&F कॉन्ट्रैक्शन होता है वो, कॉन्ट्रैक्शन। और इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर NS2 NP1 टाइप के इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या होता है, इनर्टनेस पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से सिर्फ यही इलेक्ट्रॉन क्या हो पाता है, डोनेट हो पाता है, और इसी वजह से ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो ये जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है पैदा क्यों हुई, इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। और ये कॉन्ट्रैक्शन कब आया, जब हम नीचे की तरफ गए। तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ मूव करते हैं ना ग्रुप में, वैसे वैसे क्या होता है, इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होती है। तो सबसे बेटर किसकी होगी, अगर हम बात करें हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है, थेलियम, इंडियम, गैलियम, और इसकी बात करें तो अगर मैं इसकी, ये तो वैसे +1 शो नहीं करता है लेकिन फिर भी ठीक है दिया है तो अपन मान लेते हैं +1 तो सबसे ज़्यादा स्टेबल इसकी होनी चाहिए और सबसे कम स्टेबल इसकी होनी चाहिए। तो एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, थेलियम वाला आंसर होना चाहिए, थर्ड आंसर होना चाहिए। डाउन द साइड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान रखना है बात कि डाउन द साइड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इन P ब्लॉक एलिमेंट मोर स्टेबल होती है ड्यू टू
इनर्ट पेयर इफेक्ट। आगे बस समझ में, चलो मेरे बच्चे आगे बढ़ा। इन जनरल द प्रॉपर्टी दैट डिक्रीज एंड इंक्रीज डाउन अ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। ओके, कौन सा बोले? इन जनरल द प्रॉपर्टी डिक्रीज, एक तो डिक्रीज होना चाहिए, दूसरा इंक्रीज होना चाहिए डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे जाने पर। मतलब एक प्रॉपर्टी डिक्रीज होना चाहिए और नीचे जाने पर एक प्रॉपर्टी इंक्रीज होना चाहिए, एक प्रॉपर्टी डिक्रीज होना चाहिए और एक प्रॉपर्टी इंक्रीज होना चाहिए रिस्पेक्टिवली, ये बोला है। तो देखो एटॉमिक रेडियस की जहाँ तक बात है तो एटॉमिक रेडियस तो ऊपर से नीचे इंक्रीज होनी चाहिए, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन जनरल होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज होगी, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होगी, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज हो रही है और ये तो इंक्रीज की बात कर रहा है ना। एक डिक्रीज होना चाहिए, एक इंक्रीज होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों डिक्रीज हो गई या दोनों इंक्रीज हो गई। पहला ऊपर से, वो पहला वाला जो है वो डिक्रीज होना चाहिए, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे डिक्रीज होती है, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है ना, और रेडियस इंक्रीज होती है, बिल्कुल ऊपर से नीचे जाने पर रेडियस इंक्रीज होती है। तो ये और ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही बैठ गया है, ये आंसर होना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, और क्या पूछा गया है? एल्यूमिनियम इज यूजुअली फाउंड टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि एल्यूमिनियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, यूजुअली फाउंड इन +3 ऑक्सीडेशन, इसने खुद ही कंफर्म कर दी ये बात। इन कॉन्ट्रास्ट थेलियम एग्जिस्ट इन +1, बिल्कुल, एंड +3, इसमें +1 और +3 दोनों एग्जिस्ट करती है। इसका रीज़न कौन था? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है ये हम आगे पी ब्लॉक में बताएंगे आपको। व्हेन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब पहला इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली एंथैल्पी कितनी है? -141 किलो जूल पर मोल। अगर मैं इसको सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन करवाने जाऊं तो क्या होगा ये पूछा है। इज मोर नेगेटिव, बिल्कुल भी नहीं। देखो नेगेटिव और नेगेटिव रिपल्शन करता है, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन है, रिपल्शन है यहाँ पे। जब नेगेटिव रिपल्शन होने लग जाएगा ना तो फिर ये हीट रिलीज नहीं करेगा, ये पॉजिटिव आएगी, सिर्फ ओनली पॉजिटिव। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑनवर्ड्स हमेशा वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये ऑलवेज एंडोथर्मिक है। सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन जो होगा वो हमेशा एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी, वो एक पॉजिटिव एनर्जी होगी, वो हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी। वाओ, आगे बढ़ते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, कौन कौन से एलिमेंट है? एक तो कार्बन दिया लग रहा है, फिर उसके बाद एक सीजियम है, एक एल्यूमिनियम है ना, और एक सल्फर है। देखो सीजियम तो इसमें सबसे बड़ा होना चाहिए क्योंकि वो सबसे लास्ट है, नीचे की तरफ है एकदम सीजियम, और ऊपर से वो मेट इधर है, मतलब पीरियोडिक टेबल में जितना आप लेफ्ट में रहोगे बड़े भी रहोगे और जितना नीचे रहोगे उतने बड़े हो जाओगे। मतलब देखो यहाँ पे अगर फर्स्ट पीरियड में सीजियम नीचे आता है, यहाँ आता है सीजियम, फिर ये कार्बन फैमिली में कार्बन है, और उससे पहले यहाँ एल्यूमिनियम है नीचे, यहाँ एल्यूमिनियम है, और उसके आगे इधर सल्फर है, राइट। तो सबसे बड़ा अभी एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर अगर हम बात करें तो देखो सबसे बड़ा हमारा होना चाहिए सीजियम, सबसे बड़ा होना चाहिए सीजियम। सीजियम के बाद देखो इसके नीचे वाले जो एलिमेंट है, फिर उसके नीचे अब सल्फर और एल्यूमिनियम आना चाहिए। तो लेफ्ट से राइट जाने पर साइज छोटी होती है तो एल्यूमिनियम बड़ा होगा और सल्फर छोटा होगा, और फिर फर्स्ट सेकंड पीरियड एलिमेंट आने चाहिए, वो है कार्बन। तो ये आंसर होना चाहिए, आई होप यही आंसर होगा, कार्बन, सल्फर, एल्यूमिनियम, सीजियम। समझे है ना? फिर से समझ लो, सीजियम सबसे बड़ा, फिर थर्ड पीरियड में एल्यूमिनियम और सल्फर हैं, तो एल्यूमिनियम बड़ा आएगा क्योंकि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो सल्फर की तरफ मूव करेंगे तो ये सल्फर छोटा हो जाएगा, और फिर उसके ऊपर कार्बन है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 119 क्या है ये 119? देखो इसका आयुपेक नेम तो आपको याद होगा, पीरियोडिक टेबल में एक थ्योरी आई थी कि 100 एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर जो एलिमेंट आते हैं उनके नाम जो है आयुपीएसी नेम रखे जाते हैं, है ना। जब तक कि उनका एक कंफर्म नाम न रख दिया जाए उससे पहले उनका एक आयुपेक नेम रखा जाता है और उसके लिए कुछ स्पेशल लेटर लिए जाते हैं। तो आपको याद होगा इसके लिए 1 के लिए हम अन लेते थे तो इसका सिंबल होता था यू, इस 1 के लिए हम UN लेते थे तो इसका सिंबल होता था तो U, और इसके लिए 9 के लिए हम लेते थे इन तो इसका सिंबल होता है E, तो UUE आंसर होना चाहिए। इन इन इनियम ऐसा नाम होता है इसका, है ना। चलो अभी बोरॉन और बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम और बोरॉन में तो रिस्पेक्टिवली क्या होता है, देखो बेरिलियम और बोरॉन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 4 है, इसका एटॉमिक नंबर 5 है, इसके Z की संख्या 4 है,
इसके Z की संख्या 5 है। सॉरी Z क्यों ले लिया, ये न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बात कर रहा है तो इसलिए Z लेना पड़ेगा। और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन वाइज देखें तो ये 1s2 2s2 होता है और ये 1s2 2s2 2p1 होता है। आपको याद होगा मैंने पेनेट्रेशन पावर वाली बात करी थी, पेनेट्रेशन पावर का ऑर्डर होता है S-P-D-F, ऐसा कुछ होता है ना। S में से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, P में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। पेनेट्रेशन पावर S की ज़्यादा होती है, P की कम होती है। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, देखो ये भी सेकंड शेल का P है, P सब शेल है, जबकि ये सेकंड शेल का S सब शेल है। तो पेनेट्रेशन पावर S की ज़्यादा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है, आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा है, आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा है, बट Z इफेक्ट इसका ज़्यादा है। Z इफेक्ट देखो, ये प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है ना, Z इफेक्ट इसका ज़्यादा है, मतलब Z इफेक्ट तो बेरिलियम का कम है पर आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। तो कंपेरेटिव टू बोरॉन, बेरिलियम का न्यूक्लियर चार्ज कम है पर आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। न्यूक्लियर चार्ज कम, लेसर न्यूक्लियर चार्ज एंड ग्रेटर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, यही लग रहा है मुझे तो। ठीक है, क्या बोला मैंने, फिर से बोल देता हूँ। Z इफेक्ट जो होगा वो बेरिलियम का वो कम होगा बोरॉन से, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या डिफरेंट है। आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो बेरिलियम की ज़्यादा होगी बोरॉन से, पेनेट्रेशन पावर की वजह से। गेट इट? तो बेरिलियम हैज़ लोअर न्यूक्लियर चार्ज बट अ हायर आयनाइजेशन एनर्जी। सही तो बोल रहा हूँ, तुम भी सही कर रहे हो। विच पेयर एलिमेंट, इनमें से, ये जो पेयर है, इन दोनों पेयर में से और इन दोनों पेयर में से और इन दोनों पेयर में से रिस्पेक्टिवली द एलिमेंट रिलीज मोर इलेक्ट्रॉन गेन, मोर एनर्जी कौन रिलीज करेगा? तो इन दोनों में से तो क्लोरीन करेगा और इन दोनों में से सल्फर करना चाहिए, है ना। देखो कल फिर बाहर आई वाला, और ये है सनम सेलिना तेरा प्यार, और इन दोनों में से देखो लिथियम करना चाहिए, लिथियम के पास ज़्यादा होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आई थिंक आंसर इसका फर्स्ट होना चाहिए, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। समझे? चलो चलो बताओ, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन रिस्पेक्टिवली आर। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो इससे इसकी ज़्यादा और इससे इसकी ज़्यादा, मैग्नीशियम की इन दोनों से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सिलिकॉन की होनी चाहिए रिस्पेक्टिवली। तो मतलब सबसे कम तो सोडियम की होनी चाहिए। तो इन चारों में सबसे कम, सबसे बड़ी छोटी वैल्यू कौन सी? 4 वैल्यू हैं यहाँ, 469, 576, 760। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी? 786। तो वो 786 इसका होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद वो 737, तो 737 इसका होना चाहिए। फिर उसके बाद 576 इसका होना चाहिए, और उसके बाद 469 इसका होना चाहिए। और माय डियर फ्रेंड, ये ऐसा कोई ऑर्डर बन रहा है क्या? देखो ज़रा, देखो देखो, मुझे तो यही लग रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है? देखो सबसे कम सोडियम की, फिर उसके बाद मैग्नीशियम की ज़्यादा है, और मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम से ज़्यादा है, तो दोनों के बीच में ये ज़्यादा आना चाहिए और ये सबसे बड़ा होना चाहिए। थर्ड पीरियड एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है। वो बेटा इनमें ना एक कभी कभी क्या है ना, ऐसा ग्राफ भी पूछ लिया जाता है, ये भी याद रखना बेटा, ये ग्राफ भी पूछ लिया जाता है। ग्राफ भी याद कर लो आप एक बार, आयनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ भी पूछ लेते हैं। मैं सेकंड पीरियड के लिए बता देता हूँ। पहले सेकंड पीरियड में देखो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आता है आपका? लिथियम। सेकंड पीरियड में सबसे पहले लिथियम आता है। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है? एटॉमिक नंबर लेना है। तो सबसे पहले आप लिथियम पे गए, लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी। फिर लिथियम से कहाँ गए? लिथियम यहाँ लिख दिया, लिथियम से गए बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी। फिर बेरिलियम से कम हो गई बोरॉन, तो ये बोरॉन की आयनाइजेशन है। फिर बोरॉन से आप कहाँ गए? बोरॉन से आप गए कार्बन, तो कार्बन की आयनाइजेशन एनर्जी, ये हो गया कार्बन। फिर कार्बन से कहाँ गए? कार्बन से गए नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी। फिर नाइट्रोजन से नीचे आ गए आप ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी। ऑक्सीजन से कहाँ गए? ऑक्सीजन से गए फ्लोरीन की आयन, और फ्लोरीन से कहाँ गए? फ्लोरीन से गए नियॉन। ये इस तरह से दिखाई देगा ये। तो ये यहाँ 0 से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लिथियम यहाँ से शुरू कर दें, ऐसे आएगा। और सेम ग्राफ आप थर्ड पीरियड एलिमेंट के लिए भी बना सकते हैं, है ना। सबसे पहले सोडियम के बाद मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन फास्फोरस से कम सल्फर से ज़्यादा क्लोरीन से ज़्यादा आर्गन। ऐसे कुछ बना देंगे तो आ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है भैया, बड़ी बात नहीं है भैया। ओ भैया, समझ गए भैया?
तो ये याद रखना, ये कभी कभी काम आ सकता है आयनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ। कभी कभी ये जेई वाले बच्चे ग्राफ वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, है ना, जेई मेंस और एडवांस में कभी भी आ सकते हैं ग्राफ वाले क्वेश्चन। कौन से ग्राफ करेक्ट है, कितने ग्राफ करेक्ट हैं ये बताओ, है ना। बहुत सारे ग्राफ दे देंगे, बोलेंगे बताओ कौन कौन से ग्राफ करेक्ट हैं, क्या करोगे उस समय में। तो हमें तो ग्राफ पढ़ाया नहीं था, पढ़ाया नहीं होता है, पढ़ना पड़ता है, कुछ चीज़ें रिलेट करनी पड़ती है। जेई स्टूडेंट्स हो आप, इंजीनियर्स हो आप, आपको थोड़ा दें मटेरियल तो पूरा क्रिएट करना आना चाहिए चीज़ें आपको। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियस ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ABC दे दिए हैं। एटॉमिक रेडियस है ना, कौन कौन से 3 एलिमेंट है, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, सबसे बड़ा कार्बन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर फ्लोरीन है, उसमें क्या है, सबसे बड़ा A है, फिर B है, फिर C है, सबसे बड़ा A है, फिर B है, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है तो CBA हो जाएगा, CBA डिशम। अरे ये तो बहुत क्या है यार, इजी क्वेश्चन है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, बोरॉन है स्मॉलर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम की ज़्यादा, बोरॉन की कम, बोरॉन की कम। एक और बात यहाँ पे बता देते, देखो बेरिलियम और बोरॉन का कंपैरिजन NCERT में कैसे दिया हुआ है, इस पर कई सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। बेरिलियम और बोरॉन देखो, ये फर्स्ट S2 1:2 2:2 ऐसा है ये, और ये 1:2 2:2 2p1 ऐसा है ये। तो इसका जो पहला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो S सब शेल में से निकल रहा है, इसका जो पहला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो P सब शेल में से निकल रहा है। तो जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, IE1 की बात करें, तो वो बेरिलियम की ज़्यादा आएगी और बोरॉन की कम आएगी। तो ये पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलने की बारी आएगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलने की बारी आएगी, तो ये हाफ फिल्ड होगा, ये कम्प्लीटली फिल्ड होगा। इन दिस केस सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की अगर कभी क्वेश्चन आ जाए, ऐसा भी आ सकता है, तो वहाँ पे बेरिलियम कम होगा और बोरॉन ज़्यादा हो जाएगा। और सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये बचेगा 1s2 और ये बचेगा 2s1, ऐसा हो जाएगा। जब तीसरे इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आएगी, IE3 की बात करेंगे, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी तक के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, यहाँ से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा, कि ये फर्स्ट शेल में से निकाल रहे, सेकंड शेल में से निकाल रहे, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा। इसलिए वंस अगेन बेरिलियम की थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी वंस अगेन बोरॉन से ज़्यादा होगी। इन्हें कहा जाता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन है बेरिलियम और बोरॉन। चलो अब यहाँ पे वापस आ जाते हैं। इट इज़ ईजियर टू रिमूव, देखो अभी क्या बोला मैंने, 2p इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, बिल्कुल करेक्ट बात है ये, ठीक है। फिर 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन इज़ मोर शील्ड, शील्ड किसकी ज़्यादा हो, शील्ड करना मतलब प्रोटेक्ट करना, न्यूक्लियस अपनी तरफ किसको खींचेगा, 2p को खींचेगा या 2s को खींचेगा, 2s को खींचेगा। ये तो बोल रहा है 2p ज़्यादा शील्डेड होता है, तो ये तो रॉन्ग लग रहा है मुझे। फिर 2s इलेक्ट्रॉन हैज़ मोर पेनेट्रेशन पावर, बिल्कुल s की पेनेट्रेशन पावर ज़्यादा होती है, p की कम होती है, सही बात बोल रहे हो आप। एटॉमिक रेडियस ऑफ बोरॉन इज़ मोर, बोरॉन की एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है। देखो एटॉमिक रेडियस जो है, अगर बात करें एटॉमिक रेडियस की, तो बोरॉन की ज़्यादा है, बेरिलियम की कम है। और आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो बोरॉन की कम है, बेरिलियम की ज़्यादा है, उल्टा है ये मामला। तो ये भी बात तो सही कह रहे हो आप। तो मुझे तो लग रहा है 1 3 4 1 3 4 1 3 4 है ना। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, अगला क्वेश्चन करेंगे। क्या क्वेश्चन है, 3 एलिमेंट से X Y Z थर्ड पीरियड के एलिमेंट, वाह। द ऑक्साइड्स ऑफ X Y Z, एक का ऑक्साइड बेसिक है, फिर एम्फोटोरिक है, तो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं ऐसी बेसिक। तो क्या बोल रहे थे, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ, देखो लेफ्ट से राइट जाओगे, एटॉमिक नंबर की बात करें तो लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक नंबर बढ़ता है ना। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसका जेड इफेक्ट ज़्यादा होगा, जेड इफेक्ट ज़्यादा होगा, या आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली एसिडिक वाले का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, देन एम्फोटोरिक का कम होगा, बेसिक का और कम होगा। मतलब एटॉमिक नंबर x का कम है, y का ज़्यादा है, z का और ज़्यादा है, x y z ही लग रहा है मेरे को। तो एटॉमिक नंबर का ही है ना क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। रेडियस का होता है ना तो उल्टा हो जाता है, ये टिक 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 हो जाता। ओ माई गॉड, हे प्रभु, इन जनरल द प्रॉपर्टी मैग्नीट्यूड ओनली, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करना है, दैट शो द अपोजिट ट्रेंड इन कंपैरिजन टू द अदर प्रॉपर्टीज अक्रॉस द पीरियड जाना है, लेफ्ट से राइट जाना है। ओके सर, लेफ्ट से राइट जाएंगे। लेफ्ट से राइट जाने पर पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं, तो इंक्रीज होनी चाहिए, इंक्रीज हो रही है ये, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये भी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तीसरी प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एनर्जी, ये भी जनरली इंक्रीज ही होती है,
एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो एक ट्रेंड तो इंक्रीज़ होने का ही है। और एटॉमिक रेडियस की बात है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होती है, लेफ्ट से राइट जाने पर जेड इफेक्ट बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, तो ये तीनों तो इंक्रीज़ हो रही है, अपोजिट ट्रेंड दे रहा है। टिंग 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 अन 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 मतलब वन, अन मतलब वन, अन 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 मतलब 9, अन मतलब 119। ओ माय गॉड, ये रहा यहाँ पे। अभी थोड़ी देर पहले सिमिलर क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन आया है भैया जेई मान लो जो इतने इजी तो हम तो ऐसे ही सिलेक्ट हो जाएंगे, हम तो ऐसे आईआईटी में पहुंचे। नहीं रे, मेंस का क्वेश्चन है, मेंस में इजी क्वेश्चन आते, थोड़ा एडवांस के लिए आपका थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड, द प्रोसेस इज दैट इज नॉट एंडोथर्मिक। देखो अर्गोन को इलेक्ट्रॉन दोगे, अर्गोन को इलेक्ट्रॉन दोगे तो एंडोथर्मिक, अर्गोन को इलेक्ट्रॉन दोगे तो एंडोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक है, ठीक है। ऑक्सीजन को माइनस वाले को इलेक्ट्रॉन दोगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन दोगे, ये भी एंडोथर्मिक है। हाइड्रोजन एटम को इलेक्ट्रॉन दो, पहले वाला इलेक्ट्रॉन दे रहे हो आप तो इसको, तो ये एक्सो है ना। और सोडियम को भी इलेक्ट्रॉन देंगे तो हाफ फिल्ड है, ये भी एक्सो ही होना चाहिए, ये एंडो होना चाहिए, सॉरी एंडो कम होने चाहिए लेकिन एनर्जी इसकी, ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। मेटल को आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, कम एनर्जी लेगा लेकिन ले लेगा, ठीक है सर, ओके सर। तो मेरे ख्याल से सेकंड आंसर होना चाहिए, डज नॉट एंडोथर्मिक ना, सेकंड, ठीक है सर। अब आगे बढ़ें, फ्लोराइड, क्लोराइड, मैग्नीशियम, क्या आएगा भैया। आयनिक रेडियस का ऑर्डर, सबसे बड़ा O2 माइनस, उससे छोटा F माइनस, उससे छोटा Na+, सबसे छोटा Mg2 प्लस। ओ माय लॉर्ड, यहाँ पे आपको माइनस लगाना है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, बाकी सब जगह माइनस तो है ही। O2 में नहीं लगाना है माइनस, तो लगाना ही क्योंकि उसने पहले से दे दिया है। तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो रेडियस छोटी हो जाती है, और नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो रेडियस बड़ी हो जाती है ना। और बड़े बड़े काम करने के लिए मेहनत भी बड़ी बड़ी लगती है। ये तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हो गया यार, फिर वही क्वेश्चन आ गया, क्या है ये, मजाक चल रही क्या। आयनिक रेडियस का ऑर्डर बना लोगे ना, आई थिंक आप कर लेना यार अब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन। चलो, अन 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 नील है भैया, नील में गड़बड़ मत करियो। एन आता ना या अन तो 119 होता, नील आ गया मतलब जीरो है, जीरो बटा सन्नाटा 110 है ये डिशिंग, ठीक है। अन आ गया, एन अन इन तो ये 119, अन अन नील आ गया तो 110 है। यहाँ गड़बड़ मत करो, गड़बड़ मत करो। फिर आयनिक रेडियस का क्वेश्चन है, अब इस बार कम बदल दिए, तो जिसका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा बड़ा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा छोटा, तो मैं इसको अरेंज कर देता हूँ आपके लिए, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ आपके लिए, ओनली फॉर एक्सक्लूसिव फॉर यू गाइस। सल्फाइड, क्लोराइड, पोटेशियम, हे भगवान, कैल्शियम की तो बहुत कमी हो रही है, क्या करें। चलो आ भी गई बात, है ना। चल मेरे बच्चे आगे बढ़े। कौन कौन सी मेटल को हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। देखो मेल्टिंग पॉइंट मतलब मेरकरी तो बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट है, इसलिए तो लिक्विड स्टेट में है। गैलियम भी हाथ पे रखोगे मेल्ट हो जाएगी, सीजियम भी हाथ पे रखोगे मेल्ट हो जाएगी, तो लोअर मेल्टिंग पॉइंट है, ये सब लोअर वाले हैं, ये तो याद रखने की चीज़ है। तो सिल्वर है, सिल्वर सिल्वर, चांदी चांदी, अरे सिल्वर सिल्वर, हाँ भाई चांदी, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। ये जो मरकरी है ये तो मेल्ट ऑलरेडी मेल्टेड ही है, मतलब रूम टेम्परेचर पे ही मेल्ट है लिक्विड स्टेट में। गैलियम और सीजियम का भी मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट वाली मेटल्स है ना। सिल्वर कहाँ मेल्ट होती है, सिल्वर तो रखी रहती है, बहुत हाई टेम्परेचर तक भी रखी रहती है, आसानी से मेल्ट नहीं होती। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन, फ्लोरीन, टेल्यूरिन, देखो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है क्लोरीन की, देन फ्लोरीन की। कल फिर बाहर आई सनम सनम सेलिना तेरा प्यार, तेरा प्यार, ओ सबसे पीछे ऑक्सीजन होता अगर होता तो। दिस इज माई गिविंग ऑर्डर, याद करो मैंने ट्रिक दिया था आपको। कल फिर बाहर आई सनम सनम सेलिना तेरा प्यार, ओ ओ ओ ओ, ये है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये ना नहीं, ये वाला नहीं है, टिक टिक टिक, ये वाला नहीं है, डिंग डिंग डिंग, ये वाला और ये वाला।
कहीं दूर तुम सही मिल जाओ, मिल गई सही। चलो माय डियर, इनमें से कौन मेटलॉइड है? ये तुम मेटलॉइड है, हटाओ। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, ठीक है, बढ़ो आगे। आयनिक रेडियस ऑफ O2 माइनस एंड Mg2 प्लस आर सेम। आयनिक रेडियस सेम थोड़ी होती है, O2 माइनस की ज़्यादा है, Mg2 प्लस की कम है। तुम तो झूठ बोल रहे हो। O2 माइनस एंड Mg2 माइनस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ओके, तुम्हारे पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, तुम्हारे पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, तुम तो सही बोल रहे हो। तो असर्शन इज रॉन्ग बट आर इज ट्रू। ओ माई गॉड, ये तो बड़ी बात हो गई। आयनिक रेडियस के भर भर के क्वेश्चन आते हैं। आयनिक रेडियस ये तो कर लेना यार, अब आप कर लोगे ना, छोड़ दे आप पे। अरे यही तो बार बार आ रहा है, एक ही चीज़ बार बार आ रही है। एटॉमिक नंबर 30 से मैच करना है कौन कौन से ब्लॉक में है, ठीक है। 37 वाला मतलब ये हो गया, 36 तो होता है क्रिप्टॉन, और उसके बाद अगला ही एलिमेंट है 37। 37 मतलब ये हो गया रुबिडियम है हमारा, ये एस ब्लॉक एलिमेंट। और 65 वाला तो होता है, देखो याद करो, 58 से लेके 71 वाले सारे के सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट है, लेंथेनॉइड्स। और ये पी ब्लॉक में होगा 52 वाला, क्योंकि 54 जीनॉन होता है, इससे पहले वाले पी ब्लॉक एलिमेंट से। ओह, तो अब बचा कौन? 78 वाला डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो नाउ माय डियर फ्रेंड, ए का हो गया, ए का हो गया फोर्थ, बी का हो गया, बी का हो गया सेकंड, सी का हो गया, सी का हो गया फर्स्ट, और डी का हो गया थर्ड, डी का हो गया थर्ड। कहीं तुम मैच हो रहे हो? 4 2 1 3, 4 2 1 3, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही। बताओ कितने से एलिमेंट हैं जिनकी नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है? अरे यार, एलिमेंट का क्वेश्चन है कि और रेडॉक्स का क्वेश्चन जैसा है, जिसके अंदर थोड़ा रेडॉक्स का तड़का लगाना पड़ेगा भाई आपको, है ना। कुछ कुछ एलिमेंट दिए हैं जिनकी नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, मतलब नहीं यह पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ एलिमेंट शो ओनली, अरे यार पूरा पढ़ो क्वेश्चन, ओनली वन नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, एक ही नॉन जीरो, मतलब जीरो तो सबकी होती है ना, एक जीरो तो होती ही है, नॉन जीरो कौन कौन देगा? देखो ऑक्सीजन तो नहीं देगा, ऑक्सीजन तो एक ही नहीं देता है, -2 भी देता है, +2 भी देता है फ्लोरीन के साथ, +1 भी देता है, -1/2 भी देता है, पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड तो बनाता है। क्लोरीन भी नहीं देगा, तो ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। क्लोरीन भी -1 देता है, +1 देता है, +3 देता है, +5 देता है, +7 देता है। अरे यार सब कुछ तो दे रहे हो तुम। फ्लोरीन देता है ओनली -1, नाइट्रोजन तो भैया 0, -3 से +5, नहीं 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 नहीं, तुम्हें तो हम हमारी टीम में नहीं रखेंगे। फास्फोरस भी ऐसे ही करता है, -3 से +5 तक देता है। टीन की तो 2 ऑक्सीडेशन है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +2 +4, ये भी वेरिएबल है, एक ही नहीं देता, ओनली 1 होनी चाहिए ना। सवाल तो ये है ओनली 1 नॉन जीरो। थेलियम की भी 2 ऑक्सीडेशन है, +1 और +3, तुम भी नहीं होगे हमारी टीम में। सोडियम को लेंगे हम, ये ओनली 1 ही देता है, +1 वाली याद करो। और टाइटेनियम तो +2 +3 +4, तुम नहीं आओगे हमारी टीम में, हम नहीं लेंगे तुम्हें। आंसर मेरे ख्याल से 2 होना चाहिए, 2 एलिमेंट दिख रहे हैं मुझे ऐसे। चल मेरे बच्चे, टिक टिक टिक, आगे बढ़ो बच्चे। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, मैंने बोला था ना ये एक्सेप्शन वाले फैमिली में आ जाते हैं। जेईई एडवांस 2016 में आया है, नीट में भी आया था ये। ओ बाबा रे, ओ बाबा रे, क्या था ऑर्डर? भाग गई आलिया इंडिया से तेल बेच के, डिंग 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 डिंग। इसमें बोरॉन तो लिया ही नहीं है, तो गैलियम से लेके थेलियम तक ऐसे बढ़ेगा, गैलियम एल्यूमिनियम इंडियम थेलियम। माय डियर फेलो, ये आंसर होना चाहिए। एम आई राइट? ओके बच्चे, ओ माय, ये भी एडवांस का क्वेश्चन है, 2017 में आया है। क्या बोला है? ओनली एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। देखो एनो नाइट्रिक ऑक्साइड, देखो मैंने आपको चार ऑक्साइड बताए थे, एनो, N2O, H2O, CO, ये चारों न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, तो ओनली तो नहीं होगा, तो पर ये नहीं हो सकता। वैसे भी बोरॉन वाला भी ऑक्साइड एसिडिक होता है, ये भी नहीं हो सकता। फिर इसकी बात करें तो इसके अंदर क्या है, देखो यहाँ पे अब ये थोड़ा सा डी ब्लॉक का तड़का भी आ गया है। तो डी ब्लॉक के अंदर जो क्रोमियम के ऑक्साइड होते हैं, क्रोमियम के कौन कौन से ऑक्साइड हैं? CRO,
CrO2, Cr2O3, ऐसे बहुत सारे ऑक्साइड है ना, Cr2O3 और CrO2 और CrO6, ऐसे ऑक्साइड हैं इसके, CrO3, तो ये तो बेसिक है, ये बेसिक है, ये एम्फोटोरिक है और ये एसिडिक है, तो ये तो बेसिक है। तुम तो बेसिक हो, तुम तो ठहरे बेसिक, तो ये तो नहीं हो सकता था इसमें से ये नहीं निकल के आ रहा है। और याद करो तो फिर ये Cr2O3 ये तो एम्फोटोरिक है, तो ये एम्फोटोरिक हो गया, ये एम्फोटोरिक है, ये भी एम्फोटोरिक है, ये भी एम्फोटोरिक है। याद करो मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको ऑलरेडी ये तो बताया ही था, बेरिलियम ऑक्साइड और टीन के 2 ऑक्साइड, तो ये तो एम्फोटोरिक थे ही हमारे, और ये भी बता दिया मैंने आपको, तो ये तो आंसर है एम्फोटोरिक वाला, ये तो है। फिर ZNO ये भी है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, तो ये भी आंसर ZNO L2O3 एम्फोटोरिक है, PB लेड के दोनों ऑक्साइड एम्फोटोरिक है, तो ये दोनों आंसर होने चाहिए। ऑक्साइड ईज और आर लगा रखा है, तो दोनों आंसर है, मतलब मल्टीपल चॉइस है क्योंकि एडवांस का क्वेश्चन है ना। ओ गुडनेस माय, क्या बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट सेकंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई है, 1 2 3 दी हुई है, और सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई है, और n+1 n+2 n+3 ऐसा 4 एलिमेंट है, चारों सीक्वेंस में हैं, चारों सक्सेसिव हैं, है ना। और n की जो वैल्यू है वो 10 से छोटी, n जो है वो 10 से छोटा है, ये 10 से छोटा है, तो ये 10 से छोटा है, तो ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ऐसा बताया है ये। तो यहाँ थोड़ा अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, बोला n की वैल्यू क्या है। तो देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें देखो, यहाँ ध्यान से देखो, ये पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान दिख रहा है, लेकिन सेकंड में एकदम सडन आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हुई है, मतलब ये अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल, ये अल्कली मेटल, तो ऑब्वियस है ये अल्कली अर्थ हो जाएगा, अल्कली अर्थ हो जाएगा, ये अल्कली अर्थ हो जाएगा। तो ये क्यों, यहाँ पे देखो ये पहला और दूसरा निकालना आसान है, लेकिन तीसरे में देखो एकदम सडन आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई, और ऑब्वियस है देखो ये इसमें पहली आयनाइजेशन एनर्जी एक्सट्रीम हाई है, एक्सट्रीम हाई है, मतलब ये वाला जो है ये नोबेल गैस है, ये नोबेल गैस है, नोबेल गैस है, ठीक है। और यहाँ देखोगे तो इसके अंदर जो है इतनी ज़्यादा नहीं है, पर आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा ही है, कंपैरेटिवली एक से ज़्यादा है दूसरी, पर सक्सेसिवली इतना तेज़ी से कहीं पे भी नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो अल्कली मेटल होने के चांस होते हैं यहाँ पर देखो, और ये 10 से छोटा है, ये वाला 10 से छोटा है, तो ये 10 के आसपास होगा, तो ये 9 हो सकता है, क्योंकि फ्लोरीन होगा, फिर ये नोबेल गैस के लिए नियॉन हो सकता है 10, ये सोडियम होगा 11, और ये मैग्नीशियम होगा 12, तो ये जो n की वैल्यू आनी चाहिए 9 आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए 9 फॉर फ्लोरीन, तभी पॉसिबल है ये कॉम्बो। आया समझ में, क्लियर है। थोड़ी रीजनिंग करने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है बोलो ज़रा, रीजनिंग करने की ज़रूरत है, थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, कोई कंप्यूटेशन नहीं करना है, कुछ थ्योरी नहीं लगानी है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा रीजनिंग करने की ज़रूरत है, आई थिंक, है ना। चलें बढ़ते हैं आगे। ओके तो इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चन एक बार डिस्कस हो गए हैं। पीरियोडिक टेबल में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप इस टाइप के क्वेश्चंस की लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। PYQ की प्रैक्टिस एटलीस्ट 1 नहीं 3 4 4 बार कीजिए, ताकि आपकी साउंड प्रैक्टिस हो जाए। सब तरह के क्वेश्चन इसके अंदर थे, आयनाइजेशन एनर्जी के, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, ऑक्साइड्स के, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज के, है ना। आप और भी क्वेश्चंस कहीं आपके पास जो अपने मॉड्यूल्स हैं वहाँ से भी कर सकते हैं, सेकंड लेवल के क्वेश्चंस कर सकते हैं, है ना। और अगर फिर भी ज़रूरत पड़े तो आप मेरे पास आ जाए, मैं आपको और क्वेश्चन दे दूँगा। चलो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। अगला लेक्चर होगा हमारा केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर। केमिकल बॉन्डिंग हम शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग में किस टाइप से हमें क्वेश्चंस करनी चाहिए, क्या थ्योरीज़ हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरह से हम उसका रिवीजन करना चाहिए। तब तक के लिए बच्चों आपको कह देते हैं सायोनारा, फिर मिलेंगे दोबारा। और 16 नवंबर और 14 दिसंबर के दिन पेटेक्स एग्ज़ाम है फिनिक्स का, तो ज़रूर से आप अपने दोस्तों को बताइए पार्टिसिपेट करने के लिए। बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री एग्ज़ाम है। आप हमारे जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और संडे के दिन एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम देने का फ़ायदा ये है कि आपको 10 करोड़ तक की स्कॉलरशिप यहाँ पर मिल सकती है। 10 करोड़ तक का स्कॉलरशिप बच्चा गेन कर सकता है। और साथ साथ उसको जो है जो जिस तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं नीट और जेईई के, उसका एक एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। काउंसलिंग जो होती है, किस तरह से हमें सब्जेक्ट आगे 9th में 10th में चूज़ करने चाहिए, उसके बारे में आपको गाइडेंस मिल जाएगी। तो ये सब के लिए आप क्या करें, ज़रूर से फिनिक्स के साथ जुड़ें। और 16 नवंबर और 14 दिसंबर के दिन जो हमारा आने वाला बहुत ही मेगा सेशन है, ये सभी बच्चों के लिए है। सभी हमारे सेंटर्स पर ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो
कीप वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच. सायोनारा.